तो मैं पार्लियामेंट में बोला था कि जब मैं माँ के पेट में था तब मेरी माँ वही दाल खेसारी की दाल खाती थी, वही खेसारी खाती थी। मैं जन्म लिया तो वही खेसारी खा के यहाँ तक आया कि खेसारी के दाल को भी हिंदुस्तान से हटाया जाए। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक षड्यंत्र था महेश जी। सवेरे बासी भात और नमक डाल के बासी भात खा के और सब जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, वही जमीन पर बैठ के पढ़ते थे। मौलवी हेडमास्टर थे, वो गणेश जी की पूजा कराते थे। प्रार्थना में लड़के सब करते थे, वो भी खड़े रहते थे। पशुओं के साथ काफी समय बीता है आपका? बीता नहीं, पशु के साथ रह करके पढ़े। 53 के आसपास, 1953 के आसपास संघ प्रवेश हो गया आपका? नहीं, 50 जब हाई स्कूल में जब एडमिशन लेने गए थे तब 8वीं क्लास में, तो जो इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स जो लोहिया ने लिखा है, करीब करीब आज दुनिया के अंदर अर्थशास्त्र पर लोहिया की उस दृष्टि का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। नौजवान लोग पंचायत के आए, सब कहा कि आप लड़िए, तो हम कहे कि चले लड़ते हैं। तो बीए 3rd ईयर में थे तो प्रधान का चुनाव लड़ गए, जीत गए। तो इजाजत थी छात्र को चुनाव लड़ने की? उम्र वोटर लिस्ट से मतलब था ना। तब ने कहा कि राम प्रकाश बाबू के राजनीतिक वंश के प्रधान जवाहरलाल नेहरू हैं और मेरे राजनीतिक वंश के प्रधान डॉक्टर लोहिया है। तो खतरनाक बंदी ले जा करके मुझको 10 बाई 6 फीट के सेपरेट सेल में बंद करके रखा इमरजेंसी में। तो कर्पूरी जी ने कहा कि मधुबनी एक ही आदमी जीत सकते हैं, वो हुकुमदेव भाई जीत सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं जीतेगा लोकसभा का। हाँ, लेकिन लालू का 50+1 नहीं था, जितना 3 कैंडिडेट में बहुमत था। तो इस बात को मैंने उठाया। तो जिस समय लालू की प्रचंड अग्नि थी, लालू के प्रताप का, उस समय में लालू का विरोध करके मैं भाजपा में चला गया। और डॉक्टर लोहिया सार्वजनिक मंच से हमेशा कहा करते थे कि अयोध्या, काशी, मथुरा ये तीनों भारत माता के चेहरे पर ऐसा घाव है कि समय रहते इसको आपस में मिलकर इलाज नहीं किया गया तो जिस दिन ये घाव फटेगा उस दिन भारत माता का संपूर्ण शरीर सिहर उठेगा। आज भी किसी को दलित बोलते हैं, ये दलित है, ओबीसी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। क्या तमाशा बना हुआ है पूरे देश में। मनुष्य कब पैदा होगा इस देश में? एक ही सीधे आज संसद कानून बना दे कि सरकारी नौकरी के लिए अंतर जातीय विवाह अनिवार्य होगा। 25 साल के अंदर हिंदुस्तान से जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। जिसको हम स्वर्ण समाज कह रहे हैं, स्वर्ण समाज की बेटियां अनुसूचित जाति के बेटों के यहाँ नहीं जाने लगेगी, तब तक कैसे बदलाव आएगा? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। हमारे साथ मौजूद हैं हुक्मदेव नारायण यादव, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है। पद्म भूषण के साथ साथ उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आज हम पॉडकास्ट की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। एनजेपी ग्रुप का यह पॉडकास्ट का मंच है और पॉडकास्ट की पहली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। पहली रिकॉर्डिंग में हमारे खास मेहमान है पूर्व केंद्रीय मंत्री हुक्मदेव नारायण यादव। इनसे आज हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, इनके बचपन से लेकर के अब तक का, शून्य से शिखर का जो सफ़र होता है, जो हम आमतौर पर कहते हैं, उस पर बात करेंगे। अनौपचारिक चर्चा होगी, खेती किसानी के बारे में भी जानेंगे, राजनीति के बारे में भी जानेंगे, क्या मलाल रह गया इस पर भी जानेंगे, और कैसे आरएसएस के साथ समन्वय इनका बैठा, कैसे भाजपा के साथ समन्वय बैठा, कैसे लोहियावाद को इन्होंने जिया और लोहियावाद को जीते जीते किस तरह इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को भी आत्मसात किया। लंबी कहानी है और लंबी कहानी की शुरुआत जो है आपके स्वागत से हम कर रहे हैं। हुक्मदेव नारायण जी, सबसे पहली बात तो ये एनजेपी ग्रुप का ये पहला पॉडकास्ट का जो पहला रिकॉर्डिंग हो रही है, आप हमारे पहले मेहमान बने हैं पॉडकास्ट स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, धन्यवाद। और हमने जानबूझ करके आपको पहला मेहमान चुना है, इसलिए चुना है ताकि आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो विचार है, संसद में तो बहुत लोगों ने सुने हैं बहुत बार और आपके वीडियो खूब वायरल हुए हैं संसद में, जो आप बोलते हैं, आपकी विद्वता को सबने जाना है, आपकी खेती किसानी पर पकड़ को भी जाना है। लेकिन आज कुछ दूसरे मुद्दों के साथ शुरुआत करते हैं। ये हुक्मदेव नारायण यादव वो बोल रहे थे एक बार संसद में कि जब हवाई जहाज़ से
बड़े आदमी का कुत्ता भी नीचे झांकता है तो कहता है हमारे जैसे इंसानों के बारे में कुछ आप ही ज़्यादा बताएंगे, क्या किस्सा था? और वो गरीब आदमी की जो आपकी परिभाषा है गांव की, जिसने हवाई जहाज नहीं देखा है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। जो गांव का आम गरीब आदमी हुक्मदेव नारायण यादव बचपन में कहाँ पैदा हुए, कैसे जो है सरवाइव किया, कैसे जीवन जिया, और पंचायत प्रतिनिधि के रूप में पहला कौन सा चुनाव लड़ा, आपसे शुरुआत करते हैं आपके बचपन की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अनुभव है आपको लंबे समय का। इस अपने पत्रकारिता के दौर में आपने बहुत लोगों को देखा है, अनेक प्रकार के विशिष्ट लोगों को भी देखा है, सामान्य लोगों को भी देखा है। तो आपकी भी चर्चा दोनों रही है, सामान्य से भी और विशिष्ट से भी। जी जी। आज आप इसको प्रारंभ कर रहे हैं और प्रारंभ के दिन संयोग से मैं संयोग से नहीं, सोच विचार करके आपको आमंत्रित किया गया। ठीक है, तो मैं आ गया यहाँ। जी, आपका शुभ आशीर्वाद हमको मिल रहा है, ये बड़ी बात है। जो चलिए, धन्यवाद। तो ये प्रारंभ हो और आपके इस चैनल से, इस पॉडकास्ट के मार्फत से न केवल हरियाणा बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को, कोशिश यही रहेगी ये देश के लोगों तक महत्वपूर्ण बातें हम पहुंचाएं, महत्वपूर्ण लोगों के विचार पहुंचाएं, तो नई दिशा, नई दृष्टि मिले। हमारे बिहार में कहावत है, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, 8 चाचा 4 चचेरा भाई, गांव के 2 निषाद 2 बढ़ई सब जेल गए थे। 8 चाचा और 8 चाचा 4 चचेरा भाई, 4 चचेरे भाई। जी जी। तो सब जेल गए थे, बहुत बर्बादी हुई थी। तो मेरे पिताजी भी किसान थे अच्छे जी। हमारे पास में उस समय, मेरे पिताजी के समय में भी 70-80 एकड़ जमीन थी। जी जी। लेकिन वो जमीन बाढ़ प्रभावित थी जी। और जब बाढ़ आ जाए तो 3 महीना तक पानी में डूबा रहे। तो किसी साल जमीन 60 एकड़ और उसमें से पैदावार आवे 30 मन 40 मन, मतलब ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति। तो उस समय हमारे यहाँ एक फसल होती थी जिसको कहते हैं खेसारी। अच्छा। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा केसरी। 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 और वैज्ञानिकों ने कहा कि इसकी दाल खाने से आदमी घेघा हो जाता है, विकलांग हो जाता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ वो उसी की खेती होती थी। 1 एकड़ में 10 किलो 15 किलो वो खेसारी के बीज और 1 किलो 1.5 किलो तीसी मिला के साथ छीट देते थे कीचड़ पर। न खाद न सिंचाई, कुछ नहीं। और वो 15 मन 16 मन एकड़ हो जाए और उसका भूसा जानवर खूब खाता था। तो मैं पार्लियामेंट में बोला था कि जब मैं माँ के पेट में था तब मेरी माँ वही दाल, खेसारी की दाल खाती थी, वही खेसारी खाती थी। मैं जन्म लिया तो वही खेसारी खा के यहाँ तक आया। तो आप देख लो कि मैं कहाँ विकलांग हूँ, मानसिक विकलांग हूँ कि शारीरिक विकलांग हूँ, कहाँ विकलांग। खिसारी की दाल खा करके बड़ा हुआ और पार्लियामेंट तक पहुँचाओ तो कहाँ विकलांग हूँ। तो मैंने एक उस दृष्टिकोण से कहा था कि खेसारी के दाल को भी हिंदुस्तान से हटाया जाए। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक षड्यंत्र था महेश जी। इसलिए षड्यंत्र तो वैज्ञानिक नहीं हो सकता, पर षड्यंत्र था। जी। देखिए, वैज्ञानिकों की आड़ लेकर एक षड्यंत्र था। आप ठीक कह रहे हो। षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में वैज्ञानिक शामिल थे, क्योंकि जब प्रारंभ में केमिकल फर्टिलाइजर आया तो अमेरिका इसका अकेला उत्पादक था। संपूर्ण विश्व पर उसी का प्रभाव, क्या कहते, अमेरिका का कब्जा था। तो जब यहाँ फर्टिलाइजर आया तो खेसारी में तो फर्टिलाइजर की उपयोगिता थी नहीं। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सोचा कि हिंदुस्तान में जब तक इस फसल को हटाओगे नहीं तब तक हमारा व्यापार चलेगा नहीं।
तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने और हिंदुस्तान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ जो अमेरिका स्पॉन्सर्ड होता है, जो आजकल वो खूब विवाद नहीं चला है कि अमेरिका वाला कितना कितना रुपया देता है, अभी चल रहा है जो अभी जो चल रहा है, हाँ उस पे आएंगे आप, वो तो बड़ा विषय है। तो मुझे लगता है चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुझे लगता है कि उस समय वो अमेरिका के उद्योगपति थे, उन सब ने मिलकर कृषि वैज्ञानिकों के साथ अमेरिका से, हिंदुस्तान से मिलकर कहा कि ये खाने से आदमी लंगड़ा होता है, घेगा हो जाता है, बीमारी होती है। तो बिहार से लेकर के कुछ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक के बहुत बड़े इलाके में इसकी खेती होती थी, तो इसको हटा दिया गया। तब इसके बदले में खेती होने लगी गेहूं की। तो गेहूं की खेती है जिसमें जितनी खाद दो उतनी। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अपने जो देसी बीज थे, जो आप बचपन में देखे होंगे, जो पंजाबी गेहूं है, पंजाबी वैरायटी जिसको कहते थे, वह सबसे नामी था। मोटा दाना, उसकी रोटी बड़ी मुलायम, लेकिन पौधा बड़ा होता था। तो उसमें खाद दिए तो गिर जाए। तो फिर कहा कि तो फिर नहीं, किसान एक बार लिया, फिर मार्केट डाउन हुआ, तो ड्वार्फ वैरायटी आया कि उसमें जितनी खाद दो वो बढ़ेगा ही नहीं, और न बढ़ेगा तो न गिरेगा, और उत्पादन खूब होगा। और यहाँ उत्पादन की आवश्यकता थी, तो उनके खाद की बिक्री चलने लगी, और हिंदुस्तान के जो बीज थे परंपरागत, वो सब आउट होने लगे। बीज का तो एक बड़ा विवाद भी चला बाद में। हाँ, तो वो सब आउट होने लगा। हिंदुस्तानी बीज, ये हिंदुस्तानी बीज हटाओ, अपना बीज लाओ। तो अपना बीज लाओ, तो उनके थे अधिक उत्पादन देने वाले, ड्वार्फ वैरायटी के थे सब कुछ। धान ड्वार्फ, बाजरा, ज्वार, सब कुछ में ड्वार्फ आ गया धान, तो देने लगे। चलिए, एक लंबा प्रकरण है। मैं तो एक साधारण किसान हूँ, और दुनिया के बट आपकी वो किशोरी कौन सी केसरी दाल, खिसारी दाल वो खत्म हो गई। और वो खत्म होने के बाद ये हिंदुस्तान में दलहन का अभाव भी होने लगा, क्योंकि गेहूं की खेती ज्यादा करने लगे। तो चना की खेती जहां होती थी, उसमें गेहूं की खेती लोग करने लगे। तो ये सब कई चीज हैं जिसको मैंने कहा कि तात्कालिक आवश्यकता थी, अच्छा था। लेकिन देश का एक दुर्भाग्य है, महेश जी, मैं इतने दिन में देखा हूँ कि एक साधारण आदमी चाहे कितनी दूरदर्शिता की बात करे, या कितनी ज्ञान की बात करे, या उसकी बात में कितनी दीर्घकालीन परिणाम छिपे हुए हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन उसकी इस देश में आज तक मान्यता नहीं है। साधु लोगों की हुई, संत लोग थे, रविदास हुए, कबीरदास जी हुए, नानक देव जी हुए, उनकी मान्यता हुई उस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। लेकिन इधर प्रशासनिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र वाला जो युग है, इसमें ऐसे लोगों की बात की सुनवाई नहीं हुई, टाल दिया गया, ये ऐसे ही फालतू बोलता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि गांव के लोग जो रहने वाले हैं आज भी, जो अपने से खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, या घर का काम करते हैं, उनके पास में जितना व्यवहारिक ज्ञान है, उतना ज्ञान किसी के पास में नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, व्यवहारिक ज्ञान। तो और उनके व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके पास में उसका प्रमाणिकता नहीं है, प्रमाण। और बिना सर्टिफिकेशन के आज कुछ चलता नहीं है। तो शायद इसी के निराकरण करने के लिए ये कौशल विकास योजना जो मोदी ने चलाया कि गांव-गांव में कि वो सर्टिफाइड हो जाए, जो एक तरह से वो आदमी को एक सरकार का सर्टिफिकेट मिल जाए कि भाई ये इस कला में प्रवीण है, ये कारपेंटर है, ये बर्तन बनाने की कला जानता है। वो माने अनजान को पहचान दे देना। अब बिना पहचान के दुनिया में कुछ है नहीं। हाँ, चाहे कोई कुछ हो, चाहे मैं ही कितने बोल लूं, लेकिन मैं कानून की बात बोलूंगा या इनकम टैक्स पर कुछ अपना सुझाव दूंगा, तो मुझे कहा जाएगा कि साहब इनके ये कानून तो जानते ही नहीं, इनकम टैक्स के बारे में तो ये स्पेशलिस्ट है ही नहीं। तो ये एक अलग विषय है। तो ऐसी दुनिया से
हम लोग उस दुनिया में संघर्ष करते हुए निकले। एक तरफ पैसा, प्रभाव और अपने विद्वता के अहंकार वाले लोग थे, और एक तरफ बिना चप्पल वाले, जमीन पर सोने वाले, बासी भात खाने वाले, भूजा खाने वाले, एक धोती, एक गंजी, एक कुर्ता लेकर के राजनीति करने वाले। तो ऐसे लोग एक तरफ थे, एक तरफ से उस दुनिया को से लड़ते 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 और साथी छूटते गए। वो बीच में एक बात, आपका जन्म कौन से सन में हुआ था? उस समय पढ़ाई की क्या स्थिति, स्कूल कहाँ थे? 1939 में जन्म हुआ। हाँ। तो उस समय आपका जो मूल गांव कौन सा हुआ? बिजुली। मधुबनी में, दरभंगा में बिजुली। तो उस समय स्कूल की क्या स्थिति थी? स्कूल था उस समय गांव में? वो गांव के लोग सब चंदा करके जो हमारे इधर कच्ची मिट्टी से दीवार बनाते थे। आ गांव के लोग अपने अपने जो उनके बांस होते थे मांग करके लाते थे, और उनके घर छाने के लिए जो घास होता था वो लाते थे। तो गांव के लोग ही अपने में चंदा करके स्कूल बनाए थे, और उसमें सरकार के तरफ से कुछ एड मिलता था। तो मास्टर थे, तो हमारे गांव के मौलवी थे। अच्छा। वही हेड मास्टर थे पहले। अच्छा। और उसी में जो पढ़ने जाते थे लड़के, तो सब अपने घर से जो बोरी जो है, फटी बोरी जो काम के नहीं होते थे, तो वो कांख में अपने बगल में दबा के ले जाते थे, अब बिछा करके और लकड़ी के पाट पर जो कोयला से पोत के, और फिर उसको कांच वाली चूड़ी से, मुल्तानी मिट्टी से पोत चमका के, अच्छा, और तब उस पर पढ़ते थे। अच्छा। और सब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रहता था। और उतने सवेरे से मॉर्निंग स्कूल हो तो क्या करे, तो सब रात सवेरे बासी भात और नमक डाल के बासी भात खा के और सब जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए। वही जमीन पर बैठ के पढ़ते थे। शनिवार के दिन सभी बच्चे मिल करके स्कूल के जमीन की लिपाई करते थे, और लिपने के बाद फिर एक लाइन में खड़ा होते थे। अपने घर से सब इतना चावल या गुड़, या जिसको दूध हो सो थोड़ा दूध लेके आवे, तो गुड़ और चावल और दूध को रख दिया जाए फूलने के लिए। और सब जब हो जाए तो सभी लड़के एक साथ खड़े होते थे, गणेश जी की प्रार्थना कराते थे। अच्छा। और गुरु प्रार्थना कराते थे। तो समय पंक्ति थी, वो कहते थे गणेश जी गणेश जी। मौलवी हेडमास्टर थे, वो गणेश जी की पूजा कराते थे। प्रार्थना में लड़के सब करते थे, वो भी खड़े रहते थे। तो प्रार्थना करते थे, गणेश जी चढ़े तुलंग, 900 मोती झलके अंग, एक मोती हरतान ताला, गुरु पढ़ावे पंडित वाला दिए आशीष, जियो चटिया लाख बरिस। ये चलता, ये जरूर कहते थे प्रार्थना। और भी कुछ। तो गांव के लोगों के द्वारा ही सहयोग से, आपके हरियाणा में भी स्कूल है ऐसे जो गांव वाले? हाँ, गांव के सहयोग से बने। तो जब गांव के सहयोग से बनता था, मिडिल स्कूल भी, हाई स्कूल भी, सब तो वो पढ़ लिए। तो उसके बाद मिडिल स्कूल में जब पढ़ने के लिए गए, तो गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर था मिडिल स्कूल। उसमें पैदल घर से जाते थे पढ़ने के लिए। वो भी फूस का छप्पर, अब फूस की टाट से घेरा हुआ। और वहाँ से जब मिडिल स्कूल पास किए, तब शहर में गए हाई स्कूल में पढ़ने। तो पहला शहर में कौन सा? दरभंगा शहर में। तो वो कितनी दूर था दरभंगा आपके गांव? हमारे गांव से कोई सीधे जाए तो 6-7 किलोमीटर। अच्छा। अब बाय रोड से जाए तो 11-12 किलोमीटर। अच्छा। तो ये पैदल ही बीच से हम लोग निकलते थे। तो मेरे पिताजी साधारण किसान थे, उनको भी शहर का उतना ज्ञान नहीं, लेकिन उसी शहर में एक मोहल्ला में मेरे पिताजी की एक साधारण अपने गरीब में से ही चचेरी बहन लगती थी। तो वो वहाँ ब्याही हुई थी दरभंगा शहर में, तो बेता मोहल्ला में। तो उनके वही फूस के झोपड़ी थे, और उसमें अपने रहने के लिए भी एक
फूस का छप्पर वाला झोपड़ी जिसमें सब रहते थे। एक झोपड़ी ऐसे बनी हुई थी जिसमें एक बैल, एक गाय, एक बकरी रहती थी, इतनी खाली रहती थी, उसमें एक चौकी। तो हम थे और मेरे चचेरे भाई रामजी यादव थे, अभी जिंदा है, मुझसे 5-7 साल बड़े हैं वो। तो दोनों गए थे पढ़ने। तो वो चौकी वही बैल वाले घर में रहे, गुसाई यादव के बेता मोहल्ला में, और उसी पर हम लोग सोते थे। और घर से चावल दाल लेके जाते थे, और उनके यहाँ पहुंचा देते थे। और वो चावल दाल रहता था, कुछ और पैसे देते थे, खाना बना देती थी, वो उनके यहाँ बनता था, और शाम सवेरे खाना खाते थे। वहीं से विद्यापति हाई स्कूल था, तो वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। तो सरकारी था? सरकारी। अब तो मतलब पढ़ाई की ललक तो आपको जाग गई थी, आपके पिताजी ने भी प्रयास किया कि बेटा पढ़े। आप भाई बहनों में कौन से नंबर पे थे? भाई बहन में हम मुझसे एक बड़े भाई, एक भाई बड़े थे। अच्छा। और 3 बहन थी, वो बड़ी थी? सबसे बड़ी बहन थी। अच्छा। तब भाई थे, तब फिर 2 बहन थी, तब मैं था। तब मेरा छोटा भाई था जो 1942 में जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम जहलिया कहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो भी अब दुनिया में नहीं है, बड़े भाई भी नहीं है, छोटा भाई भी नहीं है, मैं बीच वाला हूँ जो अब तक हूँ। तो वहाँ पढ़ते थे। और फिर कभी कभी जो पढ़ के आवे, उनके गाय बैल जो थे वो चरने के लिए जाए खुले में, तो कभी कभी वो हमारी फूफू लगती थी, तो कहे से न है हाँक लावा, तो हम जाते थे तो उनको हाँक ले आते थे, घर तक ले आते थे। ये काम का बगीचा, मतलब पशुओं के साथ काफी समय बीता आपका? बीता नहीं, पशु के साथ रह करके पढ़े उसी के साथ। तो हम दोनों फिर वहाँ से मैट्रिक पास किए। तो मैं मैट्रिक अपने गाँव का पहला मैट्रिक पास किया। उस समय मतलब मैट्रिक पास करना भी बड़ी बात थी। तो वो कौन से सन में मैट्रिक हुई होगी? 1950-51 में। 1950-51 में मैट्रिक करना बहुत बड़ी बात थी जो। तब फिर पास कर गए। और मेरे 2 चचेरा भाई बगल, अपने खास चचेरा भाई, मेरे पिताजी के छोटे भाई जो कांग्रेस के नेता थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर भी बने थे, तो वो उनके 2 लड़के थे, और एक मेरे साथ मेरा चचेरा भाई था। लेकिन चारों जब परीक्षा में दिए तो मैं पास किया, और बाकी मेरा 3 भाई फेल कर गए। तो मैं अकेला। तो फिर वहाँ से CM कॉलेज में गए एडमिशन कराने। तो एक मेरे फूफा जी थे, उनके भतीजा वही कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेरे बड़े भाई उनके पास गए तो ले गए। तो CM कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। उस समय CM कॉलेज माने अभी भी उस दरभंगा में 1 नंबर कॉलेज माना जाता है। तो CM कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब बगल में एक हॉस्टल में रहते थे, और वहीं से पैदल जाके थोड़ा आधा किलोमीटर भी नहीं था कॉलेज वहाँ से। तो उस मोहल्ला से जाते थे, कॉलेज करते थे, फिर आते थे। और कॉलेज में उस समय जो मेस चलता था, तो उनको चावल दाल लोग देते थे, और चावल दाल देने के बाद 10 रुपया 12 रुपया नकदी देते थे, सब्जी मसाला सब। तो खाना को बहुत लोग थे गरीब, जो 5-10 विद्यार्थी का 20 विद्यार्थी का खाना घर में ही बना के खिलाते थे। उनसे उनका भी कुछ रोजगार चलता था। फिर उस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वहीं से ग्रेजुएट किए। जब हम पढ़ रहे थे बेता में, तब वहीं के बच्चे सब संघ में जाते थे, शाखा में। अच्छा अच्छा। तो एक जगदीश साव थे, एक ब्रजकिशोर मंडल था, एक राम स्वरूप महतो था, जिस बाद में राम लखन महतो थे, वो अफसर बने सेल टैक्स में। तो वो लोगों को पता लगा कि गांव के लोग आए हैं, तो वो आए मेरे पास और बताने लगे। तो मेरे जो चचेरा बड़े भाई थे, हम वो कहे कि ना हम नहीं जाएंगे उस सब में। तो हमने पूछा कि आप क्या सब करते हैं वहाँ? तक कहा कि ऐसे है, लाठी सिखाते हैं, खेलते हैं, कबड्डी चक्का ये बढ़िया। तो मैं
मुझको गांव में ये सब खेल में मुझे बड़ा मजा आता था, एक नंबर का था। तो हम कहे चलिए मैं चलूँगा। तो फिर 2-1 दिन गए तो उन्होंने कहा कि गणवेश लेना पड़ेगा। हमने कहा क्या? तो खाकी का हाफ पैंट, उजला शर्ट, काली टोपी, बेल्ट, एक इतनी कंधे बराबर लाठी। तो लाठी तो उनके घर में थी, ये लेना पड़ेगा आपको, बता दिया जो। हाँ, तो फिर वो तो गणवेश आरएसएस की ड्रेस उस समय वही होती थी, ये तो अब बाद में बदली है जो। तो हमने कहा कि खाद है, तो कहा कि अपने जिला कार्यालय जो है उसमें सिला भी मिलता है, तो जो पैसे थे सो दिए, लेकिन वहाँ से ले आए। वही पहन के थोड़ी दूर पर वो लगता था, वो शाखा लगती थी, तो शाखा में जाते थे, काफी बच्चे सब आते। 53 के आसपास, 1953 के आसपास संघ प्रवेश हो गया आपका? नहीं, 50 जब हाई स्कूल में जब एडमिशन लेने गए थे तब 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में तब हो गया था। तो वहाँ से जब कॉलेज में आए, तो कॉलेज में आने के बाद बगल में ये शाखा लगती थी, तो मैं जाता था। लेकिन कॉलेज में जो विद्यार्थी सब थे उसमें उस समय कांग्रेस के जो छात्र संघ थे उसके बराबर में जो समाजवादियों का समाजवादी युवक सभा के नाम से चलता था। तो कॉलेज में वही था। तो वहीं हमारे एक इंद्रकांत झा जी थे, वो भी पढ़ते थे कॉलेज में। तो हमारे हॉस्टल में उनके गांव के भी बच्चे थे। तो आए तो उन्होंने मेरे सीट पर देखा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हेरल्ड जे लास्की का। अच्छा। तो जब वो देखे तो बगल वाले अपने गांव वाले से पूछे मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी ये लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ रहा है वो तो जरूर उस पॉलिटिक्स का बारे में कुछ होगा। हम पॉलिटिकल साइंस विषय भी था मेरा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों था। अच्छा। तो फिर उनसे संपर्क में आए तो हम समाजवादी युवक सभा से जुड़े। बाद में वो हो गया युव जन सभा, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि युवक सभा रखोगे तो फिर लड़कियां नहीं, वो उसमें डॉक्टर लोहिया के जीवन का जो प्रभाव आप पर हम देखते हैं, आपके विचारों में देखते हैं, कई इंटरव्यू पहले आपके कर चुके हैं, तो वो उसी समय जो समाजवादी जो युव जन सभा थी उससे जुड़े तब आए। तो उस समाजवादी युव जन सभा तो वो तो युवाओं के लिए बना दी, लेकिन समाजवादी जो सभा थी उसका नेतृत्व डॉक्टर लोहिया कर रहे थे। आप बताता हूँ। अच्छा, वो नाम था समाजवादी युवक सभा। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा युवक सभा रखोगे तो फिर लड़की कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा कि युवजन सभा रखो। युवजन माने युवा युवती दोनों होते हैं। तो हो गया समाजवादी युवजन सभा, युवा युवती सब। उस समय हम थे प्रजा समाजवादी। जिस समय हम लोग थे तो कर्पूरी ठाकुर, सूरज नारायण सिंह। मेरी जिज्ञासा है और हमारे दर्शकों की भी जरूर होगी, मतलब राजनीतिक दल में पदार्पण कॉलेज टाइम में ही हो गया छात्र संगठन के नाते। तो पहला हुआ समाजवादी योजन सभा से, और फिर उसके आगे जाकर के फिर प्रजा समाजवादी और सोशलिस्ट पार्टी विलीन हुआ। तो आगे जाकर के वो 64 के आसपास संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना। तब डॉक्टर लोहिया, तब हम लोग आ गए डॉक्टर लोहिया के संपर्क में। डॉक्टर लोहिया का पहले था, लेकिन हमारे इधर प्रजा समाजवादी दल प्रभावी था। सोशलिस्ट पार्टी उस समय, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रजा समाजवादी दल के नेतृत्व बिहार में कहे ना कर्पूरी ठाकुर, सूर्य नारायण सिंह, बसावन सिंह, इन लोगों के हाथ में था। रामानंद तिवारी, ये सब थे। बाद में सब हो गए, संसोपा में चले गए डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में। और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में गए तो फिर समाजवादी आंदोलन का रूपांतरण भी हो गया। रूपांतरण हो गया। पहले मार्क्सवाद से प्रभावित थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट नहीं थे। डॉक्टर लोहिया इंडियन सोशलिस्ट की बात करते थे। वो कहते थे नहीं, मार्क्स की परिभाषा को विदेशी मानते थे। माने वो किताब ही लिखे थे, एक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, जो उनका प्रमाणिक किताब है। वो अधूरी रह गई क्योंकि फिर सक्रिय राजनीति में आ गए तो छूट गया। उसके बाद उन्होंने जो किताब लिखी थी वह था इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स। तो जो इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स जो लोहिया ने लिखा है, करीब करीब आज दुनिया के अंदर अर्थशास्त्र पर लोहिया की उस दृष्टि का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। प्रभाव
कि डॉक्टर लोहिया ने ये सिद्ध किया था कि इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, कि मार्क्स के दर्शन के आगे क्या होगा, अब मार्क्स के दर्शन में क्या त्रुटि है, ये व्याख्या है अलग। तो उसी से जुड़े, फिर जब ग्रेजुएशन कर लिए तो एमए में एडमिशन लेने के लिए चले गए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर लंगर सिंह कॉलेज में। वहाँ इकोनॉमिक्स से में मेरा एडमिशन का हो गया। जी। लेकिन 1960 में ग्राम पंचायत का पहला चुनाव हुआ। उससे पहले तब आप प्रीवियस में थे एमए? जब मैं बीए थर्ड ईयर में था 1960 में, तो ग्राम पंचायत के प्रधानी का चुनाव हुआ। अच्छा। उसके पहले नॉमिनेटेड होते थे। मेरे चाचा थे वो कांग्रेस के लीडर, तो नॉमिनेटेड मुखिया थे उस पंचायत के। हमारे यहाँ मुखिया कहते हैं, जो सरपंच यहाँ कहते हैं। हरियाणा का जो सरपंच है वो वहाँ मुखिया पंचायत, सरपंच अलग है, सरपंच अलग है। न्यायपालिका और कार्यपालिका बिहार में अलग है। नौजवान लोग पंचायत के आए, सब कहा कि आप लड़िए। तो हम कहे कि चलिए लड़ते हैं। तो बीए थर्ड ईयर में थे, तो प्रधान का चुनाव लड़ गए, जीत गए। थर्ड ईयर ही फाइनल थी उस समय? नहीं, फोर्थ ईयर। बीए फाइनल बच रही थी, थर्ड ईयर में चुनाव लड़ लिए? हाँ, लड़ लिए तो जीत गए। तो इजाजत थी छात्र को चुनाव लड़ने की? उम्र वोटर लिस्ट से मतलब था ना। अच्छा। तो वोटर लिस्ट में लोगों ने मेरी उम्र बढ़ा करके लिखवा दी थी। अच्छा। जो चुनाव लड़ सके ऐसा। लेकिन स्कूल के हिसाब से मैं अंडर एज था। अच्छा। सर्टिफिकेट से। केस कास करने कोई नहीं गए, केस हुआ। अच्छा। तो फिर मैं लड़ गया। तो लड़ने के बाद 4 यादव खड़े हुए, एक मुसलमान एक ब्राह्मण थे। दयानंद मिश्र हाईली क्वालिफाइड थे, एमए थे, हाँ, बहुत संपन्न परिवार के। तो वो भी लड़े। तो 4 यादव जो लड़े तो उनकी बैठक हुई ज्यादा सब लोगों ने कि आप 4 यादव लड़ रहे हैं, कोई एक यादव लड़िए, नहीं तो कोई तीसरा जीत जाएगा, या ब्राह्मण जीत जाएंगे या मुसलमान जीत जाएंगे। तो सब लोग जो बैठे थे सरदार, तो सब ने मिलके सबको कहा वापस लेने। तो मुझे भी कहा कि आप वापस ले लीजिए। हम कहा है तो दुखा यादव को छोड़ दीजिए। तो हमने कहा जितने लोग लड़ रहे हैं उस सब में ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, नौजवान मैं हूँ, तो हम ही मैं नौजवान सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, तो मैं हट जाऊं। और दुखा यादव अनपढ़ है तो उनको मुखिया मान लो, ये नहीं होगा। सब लड़ने दीजिए, कोई सब बैठे बैठे मैं लड़ूंगा जरूर, डेमोक्रेसी है लड़ने। मैं लड़ गया। तो लड़ गया तो मैं जीत गया। अच्छा। तो जीत गया तो दयानंद मिश्र जी मेरे पर एक ट्रिब्यूनल में फाइल कर दिए इलेक्शन पिटीशन कि साहब ये अंडर एज हैं, इनकी अवस्था कॉलेज के सर्टिफिकेट से 19 साल है, लड़ नहीं सकते। अच्छा, ये 20 साल थी है? 21 साल। हाँ। तो इन्हें लड़ नहीं सकते। तो शुभचिंतकों ने भी पूरे 2 साल बढ़ा दिए। तो मैं चला गया कचहरी में और उनसे प्रार्थना करने। हम थे, बैजनाथ यादव थे, एक हमारे चचेरे भाई राम जी मुखिया, 3 आदमी साथ रहते थे। तो हम लोग गए तो उनको प्रार्थना किए कि मत केस काहे के लड़िएगा, उठा लीजिए। तो कहते रहे अच्छा रुकिए करते। शाम हो गई, कचहरी बंद होने के बाद जब वो चलने लगे तो कुआं था कचहरी में, वहीं पर हम लोग खड़े थे, वो भी थे। तो हम कहे थे भर दिन, अपनी भाषा में कहे कि भर दिन अहाँ कहली जे आप करे छी तब करे छी, तो हम सब तो बैठले रहली आ यहाँ तक कुछ फैसला कर भी नहीं। इसका मतलब समझाओ आप। मैथिली है ये आपकी भाषा? हाँ, मैंने कहा कि आप भर दिन कहे कि केस उठा लेते हैं, अब बताते हैं और उठाया नहीं। आपने उठाया भी नहीं, और अब कोर्ट कचहरी बंद हो गया। तो आप भी जाइएगा, हम भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए फिर देखेंगे। तो देखेंगे तो वो हमसे उम्र में बड़े थे। तो मैं चलते समय उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद। तो क्या मेरे मन में आया, तो उन्होंने जो कहा आशीर्वाद, तो मैंने कहा दयानंद बाबू, लोग कहते हैं कि सच्चा ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे दे आदमी को काल भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो 3 पुश्त 4 पुश्त से आपके परिवार से संबंध है, और आपके मेरे परिवार के लोग आपके परिवार वाले को ब्राह्मण समझ के प्रणाम करते आए हैं, वो आशीर्वाद देते आए हैं।
अगर आपके वंश में एक भी सच्चा ब्राह्मण आशीर्वाद दिए होंगे तो मुकदमा हार जाइएगा आप। अच्छा, मैं जीत जाऊंगा। तो वो चले गए। तो पिता के अकेले बेटा पर थे। बोलने की हिम्मत थी आपकी, आपने पूरी बात बोल दी। तो पिता के अकेले बेटा थे, बहुत जमीन, काफी जमीन थी, इज्जत वाले थे इलाका में। तो गए तो उनके पिताजी ने पूछा हाल चाल, तो उन्होंने बताया, मैं जो कहा वो बात बताई। तो उनके पिताजी ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, हुकुमदेव बाबू ने हमारे वंश के रक्त की शुद्धता की चुनौती दी है। हाँ, आप कल जा करके मुकदमा वापस लीजिए और उनको घर पर बुलाइए, भोजन कराइए और जुर्माना दे दीजिए कि आप केस क्यों किए, नहीं तो हमारे वंश के रक्त का सवाल है। तो दयानंद बाबू खबर दिए, हम लोग भोजन किए। फिर हम 3 जने थे, आए तो बीच में कमला नदी है, वहाँ पर अब तो पुल बन रहा है 75 फीट का, पार हो रहे थे। तो उन दोनों को कहे कि आप आगे चलिए, इनसे बात करनी है। तो दोनों नदी के उस पार गए और उस पार नदी के किनारे कहे चलिए पानी के नजदीक, धारा नजदीक। तो हाथ में पानी लिए और कहे अपना हाथ दीजिए। तो ये तो मेरे हाथ में लेके ऐसे रख के उन्होंने कहा कि कमला नदी के जल से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन भर आपका साथ रहेंगे। वाह, बहुत बड़ी बात है। हाँ, दूसरे 1 रुपया निकाले, 1 रुपया उन्होंने मेरे हाथ में दिया। हमने कहा ये, तो मेरे पिताजी ने कहा कि जुर्माना देकर के केस वापस कर दें। जुर्माना तो प्रतीक के तौर पर हम सब के सामने शर्म के कारण जुर्माना नहीं दे सकते थे, आप दे रहे हैं, इनको दे दिया। तो ये 1 रुपया हम जुर्माना दे रहे हैं कि हमने केस किया यहाँ पर, और हम जाके केस कल वापस ले लेंगे। तो ले लिया। वो आप कहेंगे ना, देखिए वो प्रतीक के तौर पर जो उन्होंने रुपया दिया था। कमाल है यादव साहब, आपने भी बताइए महेश जी, कोई साधारण चीज थोड़े है। नहीं, साधारण तो नहीं है। जो हाँ, आपका तो राजनीतिक सफर का ही। हाँ हाँ हाँ, वो यादगारी की चीज है। ये देखिए, अरे उस जमाने का रुपया, देखिए ये रुपया है, ये देखिए, ये रुपया, 1 रुपया, कमाल की बात है। 1 रुपया है उस जमाने का, और ये जुर्माना के रूप में, अपना प्रायश्चित के रूप में उन्होंने दिया था। बहुत बड़ी बात है। दयानंद मिश्र जी ने, दयानंद मिश्र जी ने दिया। हाँ। तो ब्राह्मण एक तरह से यादव के समक्ष जो है अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे, जो गलती थी भी नहीं। हाँ, लोकतंत्र में गलती नहीं थी। लोकतंत्र में गलती नहीं थी, आप गलत थे उस समय। हाँ। 2 साल उम्र कम थी। हाँ। लेकिन उन्होंने फिर भी सामाजिक चिंतन की दृष्टि से जो आपने चुनौती दी, हाँ। उसको देखते हुए अपना मुकदमा मैंने चुनौती दी। आपने उनके ब्राह्मणत्व को जो है एक तरह से हिला दिया था, जो हिला दिया। तो और वो जीवन भर निर्वाह किए, जीवन भर वचन के पक्के ब्राह्मण थे जो। और इसमें जो दूसरा 1 रुपया है, जी, तो पटना गए थे चौधरी चरण सिंह जी। हाँ जी। तो प्लेन से उतरे तो हवाई अड्डा पर एक किसान बूढ़ा उनको आके 1 रुपया दिया और कहा कि आप तो कहते हैं 1 नोट और 1 वोट, तो 1 रुपया चौधरी चरण सिंह को दिया था ये रुपया। हाँ हाँ, ये पटना एयरपोर्ट पे। और फिर ये रुपया चौधरी चरण सिंह ने आपको दिया। हाँ, तो चौधरी साहब आगे बैठे थे। हाँ जी, हाँ जी। अब पीछे उनके गाड़ी पे पूरन चंद जी थे, एक हमसे सीनियर जो प्रदेश अध्यक्ष थे। अब मैं बैठा था। तो अब उनके करतार सिंह, उनके एक सिक्योरिटी होते थे, सो थे। तो चौधरी साहब जब गाड़ी चली बूढ़े से ले लिए, तो चौधरी साहब ने कहा, हुकुमचंद, ये हुकुम बहादुर, ये तुम्हारे यहाँ का किसान का है, और तो तुम रखो अपने पार्टी के लिए। तो उन्होंने दिया। तो तब 1 रुपया 1 वोट का वो चला था। हाँ, तो मैंने बड़े सम्मान से, प्रदेश अध्यक्ष थे पूरन चंद जी, तो मैंने उनको दिया कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका हक है, रखिए। तो उनको 1 रुपया के उपहास के तौर पर लगा। तो उन्होंने कहा,
अरे रखो तुम ही, पार्टी का सब काम देखते हो तो तुम ही रखो। अच्छा। तो मैंने रख लिया। मन में सोचा कि अगर 1000-2000 रुपया रहता तो ये शायद नहीं मिलता मुझे। नहीं मिलता मुझे, लेकिन तो ये ऐतिहासिक चीज है, ऐतिहासिक चीज, यादगारी। ये मेरे भी पास भी यादगारी रिकॉर्ड हो गई आपकी। यादगारी रखे हुए हैं। कभी कभी महेश जी निकाल के, बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और ये और यादगारी और मजबूत हो गई। कभी कभी इस सबको अकेले में निकाल के देखते हैं और फिर अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जाते हैं। एक जमाना कभी कोई मेरा पॉडकास्ट करेगा, 1 रुपया मैंने भी रखा हुआ है किसी ने, राजमल एस जैन ने मुझे दिया था। हाँ, तो मैंने कहा कि एक जमाना ऐसा भी था, एक जमाना ऐसा भी था। तो पढ़ाई का क्या रहा? हम कंटिन्यूटी बनाते हैं। फिर एमए में फिर एडमिशन हो गया आपका? एमए में एडमिशन नहीं लिए। फिर हमारे साथियों ने कहा कि आप ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, आप वहाँ मुजफ्फरपुर एमए में पढ़ने जाइएगा, तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद एमए में एडमिशन नहीं लिया? मैं एडमिशन ले लिया लॉ में। अच्छा। तो लॉ में नाइट कॉलेज चलता था। अच्छा। तो मैं दिन भर ग्राम पंचायत में साइकिल लेके घूमता था और शाम में चला जाता था, लॉ कॉलेज करता था। रात में वहीं एक लॉज में एक ले लिया था, तो रात में वहीं जाके सोते थे अपने से, वो लकड़ी के कोयला वाला कुकर पर जी खाना बना के अंगीठी हम खा लेते थे। और फिर सवेरे उठते थे नहा धो करके, और अपने यहाँ का वो चूड़ा या गुड़ खा के अब फिर पंचायत में चले जाते थे। 6-7 किलोमीटर पर से पंचायत थी। भर दिन फिर पंचायत का चक्कर मारना या ब्लॉक ऑफिस का काम देखना करके फिर शाम में लॉ करना। तो लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो सन 62 में विधानसभा का चुनाव आया। तो कर्पूरी ठाकुर जी या सूरज बाबू फैसला किए, सकरी में लेबर यूनियन के ऑफिस में मीटिंग थी, तो उसमें वह दरभंगा पूर्वी से पार्टी का कौन लड़ेगा। तो उस समय कोई जो ये दरभंगा सब डिवीजन था उसमें कोई ज़्यादा प्रभावशाली नेता नहीं था पार्टी को। तो सूरज बाबू कर्पूरी जी ने कहा मुझको कि आप लड़िए चुनाव। तो हम कहे कि हम तो अभी पढ़ते हैं, आप पंचायत के प्रधान हैं, अब फिर चुनाव लड़ने में खर्चा उर्चा होगा, तो मेरे पिताजी अब पैसा भी नहीं है, देंगे कि नहीं देंगे। तो सूरज बाबू ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वोट मांग, हम कर्पूरी जी घूम के ठाकुर जी वोट मांगेंगे और कुछ पैसा भी मांग देंगे। तो जवानी थी उस समय, तो मैंने कहा कि वोट आप ही मांग दीजिएगा, पैसा भी आप लोग दीजिएगा, तो ये छोटका काहे लड़ेंगे, जवाहर लाल से लड़ जाएंगे हम। क्या बोले? जवाहर लाल से लड़ जाएंगे। हम ऐसा करोगे तो चाहे जवाहरलाल से लड़ जाएंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले यहाँ लड़ लीजिए। तो हम लड़ गए, क्योंकि यादव में उस सब डिवीजन में मेरा परिवार सबसे ज्यादा प्रभावशाली इज्जतदार था। मेरे चाचा जी जो नेता थे कांग्रेस के, इस कारण फ्रीडम फाइटर सब थे। तो लॉ फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हुए असेंबली का चुनाव लड़ गए, चुनाव हार गए। पहला चुनाव हार गए असेंबली का। और पहला चुनाव मुखिया वाला जीत गए। सेकंड पोजीशन पर रहे। कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे, वो बड़े राम सेवक ठाकुर जी दरभंगा के गांधी माने जाते थे, हम लोग भी उनका सम्मान करते थे, ब्राह्मण थे। तो वो जीत गए, तो उनको 17,000 वोट आया, मुझे 9,000 वोट आया। 8,000 वोट से जीत गए। तो फिर सेकंड पार्ट की पढ़ाई पढ़ के मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लॉ में परीक्षा नहीं दिया। तो हमारे प्रिंसिपल थे मधुसूदन बाबू, तो उन्होंने कहा मिस्टर यादव परीक्षा में फिर क्यों नहीं हो रहे हो। तो मैंने उनको ऐसे हंसते हुए कहा कि श्रीमान आपने पढ़ाया है ना उत्तराधिकार कानून में कि बाप की संपत्ति पर संतान का अधिकार होता है। हाँ। तब ने कहा मैं अपना लेक्चर छोड़ जाता हूँ, मेरा बेटा परीक्षा दे देगा उत्तराधिकारी में, मैं जा रहा हूँ। तो हंसने लगे, कहे कि तुम पक्के राजनीति वाले हो गए हो।
तो मैं कहा नहीं सर, हम परीक्षा देंगे, वकील बन जाएंगे तो फिर वकालत में फंस जाएंगे। हम सामाजिक क्रांति लोहिया की जो है उसकी लौ को और जलाना चाहते हैं, छूट जाएगा। तो फिर हम पढ़ाई छोड़ करके साइकिल लेकर के रात दिन घूमने लगे। 67 में चुनाव हुआ, तब वो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी और पीएसपी मिल करके संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई। लोहिया का था गैर कांग्रेसवाद, दीनदयाल जी और लोहिया का मिल करके चला गैर कांग्रेसवाद। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, डॉक्टर लोहिया की ललकार, बदलो बदलो ये सरकार। 67 में तब मुझे केवटी विधानसभा से फिर ठाकुर जी ने लड़ाया। केवटी और वहां से कांग्रेस के तरफ से मेरे पिताजी के रिश्ता में मेरा भाई थे, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। तो फिर यादव सब लोगों की मीटिंग हुई गौसा घाट पर, कमला नदी के किनारे। सब ने आग्रह किया कि इतनी सौभाग्य की बात है, कितने दिन पर कांग्रेस ने यादव को टिकट दिया है और आप खड़ा होके हरा रहे हैं। तो हमने कहा हम काहे को हरा रहे हैं, और राम प्रकाश बाबू नहीं मुझको हरा रहे हैं, वही हट जाए, मुझे को लड़ने दे। तो कोई तो यादव ना चाहिए आपको, तो चाहे वो यादव हो कि हम यादव हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं कांग्रेस का है। तो हमने कहा कि आप दोनों एक ही खानदान के हैं, तो आप छोटे हैं वो बड़े हैं। हमने कहा हाँ, उनका पैर छू के मैं प्रणाम करता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारी राह दो है, हमारा वंश दो है, राजनीतिक वंश सबके सामने। तो उन्होंने कहा कि कैसे वंश दो है, लोगों को चोट लगी कि भाई यादव है, वो कहता है वंश दो है। तो हमने कहा कि राम प्रकाश बाबू के राजनीतिक वंश के प्रधान जवाहरलाल नेहरू हैं और मेरे राजनीतिक वंश के प्रधान डॉक्टर लोहिया है, इसलिए हम डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक वंश के हैं, वो नेहरू वंश के हैं। नेहरू वंश को हटाना है, लोहिया वंश को लाना है, इसलिए मैं लड़ूंगा। तो जितने नौजवान थे यादव में वो सब हो गए मेरे साथ। अब बूढ़ा सब हो गया एक तरफ कांग्रेस के, यूथ आपके साथ आ गया। जवान लोग नारा कबर ये लगाता था, हरा भरा एक युवक खड़ा है, उसमें बुढ़वा टपक पड़ा है। फिर बहुत संघर्ष के बाद मैं 125 वोट से 67 का इस विधानसभा का चुनाव जीत गया। बड़ा जबरदस्त चुनाव हुआ, जीत गया। फिर असेंबली डिसॉल्व हुआ, फिर 69 में चुनाव हुआ, फिर जीत गया। उसी 67 में संवित की सरकार बनी और हमारे 69 एमएलए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। नियम से कर्पूरी सबसे बड़ा दल था उसमें, यूनाइटेड फ्रंट का, लेकिन नियम से कर्पूरी ठाकुर को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन सभी बड़े लोगों को हुआ कि कर्पूरी ठाकुर कहाँ नाई का बेटा, ये बन जाएगा तो बैकवर्ड को क्यों बनाओगे। तो महामाया प्रसाद सिन्हा जो आए थे उनको चीफ मिनिस्टर बना के कर्पूरी ठाकुर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। शिक्षा विभाग और वित्त विभाग इनको दिया गया। उसी में बीपी मंडल थे यादव के नेता सोशलिस्ट पार्टी में, उनके भी मंत्रिमंडल में उनको ले लिया गया था। डॉक्टर लोहिया ने विरोध किया कि भाई लोकसभा में ये है तो क्यों महामंत्री रहेगा। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो जिस सदन के लिए निर्वाचित हो 5 साल तक नैतिकता के आधार पर उसको उसी सदन का सदस्य रहना चाहिए, और अगर बीच में वो हटता है या फिर इस्तीफा करता है या कहीं बाहर जाता है तो उसके चुनाव में जो खर्चा लगा है वो ये इलेक्शन कमीशन वो खर्चा उससे वसूल करे, क्योंकि उसके इस्तीफा देने से सीट खाली हुआ है। तो उन्होंने डॉक्टर लोहिया ने कहा कि बीपी मंडल तो लोकसभा में जीत के आया, कैसे मंत्री बना दिए उसको। उसी पर बीपी मंडल विद्रोह कर गए और पार्टी टूट गई। शोषित दल बनाए, कांग्रेस से साथ लेके 40 दिन के लिए सरकार बनाए। अब फिर कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग रह गए। 26 एमएलए जीत के आए थे, यादव थे उस समय। 69 एमएलए कुल जीते थे एसएसपी के, उसमें 26 यादव थे। तो 26 यादव में से 7-8 यादव गए बीपी मंडल के साथ, अब बाकी सब यादव कर्पूरी ठाकुर के साथ, लोहिया के साथ रह गए। उसमें मैं भी था। तो फिर 69 में बाई इलेक्शन जीत गया, फिर मिड टर्म पोल हुआ, फिर 72 में जीत गया, फिर 74 में जेपी आंदोलन आया तो हुआ कि सब विधायक इस्तीफा करो। तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी
के साथ हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी, धनिकलाल मंडल, पूरन चंद, रामजीवन सिंह, सचदा सिंह और मैं, ये 6 आदमी एक साथ हम लोग असेंबली से पहला इस्तीफा दे दिए। अच्छा। और उसमें तो सब चले गए, लेकिन अब रामजीवन सिंह वो बेगूसराय मझौल में है, 95 वर्ष के आसपास है, जिंदा है। उस इस्तीफा देने वाले में से एक में दो जिंदा है जेपी आंदोलन में। फिर तो रिजाइन कर दिए। फिर इमरजेंसी लग गया। फिर खतरनाक मीसाबंदी में मैं उस समय जिला का अध्यक्ष था सोशलिस्ट पार्टी का। उस समय दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर तीनों जिला का एक ही जिला बड़ा था। जिला था। हाँ, तो उसका जिला अध्यक्ष था। तो मुझे गिरफ्तार किया खतरनाक बंदी, और जोर दिया कि खतरनाक बंदी में। हाँ, ये जॉर्ज फर्नांडिस के डायनामाइट वाले में ये लोग भी थे, पुल उड़ाने की योजना बला में। तो खतरनाक बंदी ले जा करके मुझको 10 बाई 6 फीट के सेपरेट सेल में बंद करके रखा इमरजेंसी में। कौन सी जगह? पहले दरभंगा, तब मुजफ्फरपुर, तब बक्सर और तब मोतिहारी। मोतिहारी में जब था तो उस समय तो वो जो आज की भारतीय जनता पार्टी, तब का जनसंघ, वो आपके साथ ही आ गए थे? वो सारा सब अलग अलग थे, तब आंदोलन में अलग अलग थे। आंदोलन में अलग अलग थे। हाँ। तो फिर चुनाव में साथ आ आए थे। गया। तो तय किए कर्पूरी ठाकुर जी के सब कि भाई मधुबनी से कौन चुनाव लड़ेगा। तो वहाँ कम्युनिस्ट का लेनिनग्राड माना जाता था, भूपेंद्र झा जी से कोई लड़ना, कांग्रेस वाले भी डरते थे। तो कर्पूरी जी ने कहा कि मधुबनी एक ही आदमी जीत सकते हैं, वो हुकुमदेव भाई जीत सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं जीतेगा लोकसभा का। हाँ। तो उसको उम्मीदवार बनाया। तो मोतिहारी से ही नॉमिनेशन फाइल किए जेल से, और लड़के लोगों ने सब जमानत का पैसा जमा उमा किया, चंदा मांग के जमा किया। वो तो लहर थी, निकल के आए। फिर मधुबनी से कम्युनिस्ट कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट था, चुनाव लड़े। फिर मैं उसमें 49,000 वोट से 77 में पहला लोकसभा का चुनाव जीत गया मधुबनी से। और जीत के जब आ गया दिल्ली, तब 77 से लेके आज तक दिल्ली में बने हुए। इसे दिल्ली में ही चक्कर काट रहा हूँ आज तक। तो दिल्ली में जैसे आप रहे, 77 में बन करके जब आए, तो पहली बार जब सांसद बने तो मंत्री बनने का अवसर कब मिला केंद्र में? सरकार तब तो ज्वाइंट थी, तब बीजेपी भी सब मिल करके जनता पार्टी एक बनाई, और जनता पार्टी के ही आप सांसद थे। हाँ। शायद चुनाव चिन्ह चक्र हलदर था। जनता पार्टी नहीं थी, चुनाव चिन्ह दूसरे दल का था, लोकदल का था। नाम जनता पार्टी हो गया था। तो जब सारे के सारे सांसद एक तरह से जनता पार्टी के थे, तो उस जनता पार्टी में आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला मंत्रिमंडल में? नहीं, जगह नहीं मिली। नहीं। अच्छा। उसमें भी एक बहुत बड़ा विद्रोही में बना। गांधी शांति प्रतिष्ठान में सभी जनता पार्टी के सांसदों की बैठक हुई, और सभी दल के नेता, राजनारायण जी थे, बाकी जो भी नेता थे सबके, जनसंघ के ग्रुप से घटक वाले अडवाणी जी या अटल जी थे। इसी तरह संगठन कांग्रेस के सीबी गुप्ता प्रेजाइड कर रहे थे। तो सब उसमें थे, और सब लोग प्रस्ताव कर रहे थे कि यह सर्वसम्मत प्रस्ताव कि जयप्रकाश नारायण जी को अधिकृत किया जाए कि वो संसदीय दल के नेता को मनोनीत कर दे। तो जब सबका भाषण हो गया और सीबी गुप्ता प्रस्ताव करने लगे, तो कहे इस पर किसी का और बोलना है। तो मैं पीछे राम अवधेश और रामविलास, हम तीनों अपने कुछ बिहार के पॉलिटिक्स पर बात कर रहे थे। हाँ, तब रामविलास पासवान भी साथ थे आपके। हाँ, हाँ जी। राम अवधेश थोड़ा खिलाफ था, तो उसी को हम रामविलास समझा रहे थे कि हमको तो चौधरी चरण सिंह को हम लोग नेता मानते हैं, तो हम लोगों को तो उन्हीं के लिए करना चाहिए। और रामजीवन कहता था नहीं, जगजीवन बाबू अच्छे होंगे, वो कहता था राम अवधेश। तो उसी को समझा रहे थे कि तुम्हारा टिकट कट गया था, और चौधरी साहब जबरदस्ती तुमको सिंबल दिए, और तब तुम बेईमानी कर रहा है। कि उसी समय वो सीबी गुप्ता बोले कि मेरे कान में उधर लगाया था कि किसी को कुछ कहना है, तो मैंने पीछे से कहा मुझे कहना है। तो उन्होंने कहा बोलो। तो मैं आया, तो अनजान आदमी, तो उनको लगा कि कौन अनारी कहाँ से देहाती आ गया, सबका ध्यान खींचा सबका। तो कहा कि बोलो। तो हमने कहा कि तानाशाही के खिलाफ ये चुनाव हुआ था, लोकतंत्र जीता, तानाशाही की हार हुई।
लोकतंत्र का अर्थ है कि बहुमत से नेता का निर्वाचन होना चाहिए। जब हम लोगों की राय ही नहीं ली गई तो फिर अब कोई नेता मनोनीत कर दें तो फिर तो वही तानाशाही के खिलाफ लड़े थे, वही तानाशाही आ गई। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी बैठे, सभी सांसदों को बारी बारी बुलावे, उनके बात को सोचे, पूछ ले कि किसको नेता चाहते हैं, और उसके बाद अगर वो ऐलान कर दे जिसका, वो हम मान लेंगे। लेकिन बिना पूछे हुए अगर मेरी ओर से कोई नेता की घोषणा करते हैं तो ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये तानाशाही है। अगर ये प्रवृत्ति शुरू हुई तो इसका मतलब है कि यह दल भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कहीं न कहीं बीच में ही भंग हो जाएगा। तो फिर कौन मानने वाला तो था? आपकी आशंका थी? कौन मानने वाला था? उस समय हिंदुस्तान जो अखबार था बिरला का, उसके पहला पेज पर फर्स्ट में मोटा अक्षर में मेरा विरोध का निकला था और देश भर में गया। तो सब जगह सब कहें कि आप जयप्रकाश नारायण का विरोध किए। हम कहा भाई मैं नीति का विरोध किया था ना, जयप्रकाश नारायण का विरोध नहीं किया था। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल बना, चौधरी साहब चाहते थे कि मुझको स्टेट होम मिनिस्टर बनाया जाए और वो फाइनल कर चुके थे। लेकिन कर्पूरी जी, धनिकलाल मंडल हम लोगों में सीनियर थे और वो अति पिछड़ा थे। तो हमारे साथियों की राय थी कि धनिकलाल मंडल जी को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन चौधरी साहब मुझको चाहते थे। तो ये जोखिम कौन मोल ले? तो कर्पूरी जी मेरे पास आए, कहे कि ऐसा सा हो। हमने कहा तो एक एक कोई बनेगा ना, बगल बगल कंस्टिट्यूएंसी के है। तो कहा कि नहीं, आप तब बनबे करिएगा, उनको भी बनवा दीजिए। तो मैं समझ गया, और कर्पूरी ठाकुर के नेता मानते थे, तो उनकी भावना। तो मैं उठा और राजनारायण जी के पास गया। हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि चलो चौधरी साहब के पास गए। चौधरी साहब को मैंने कहा, तो चौधरी साहब ने कहा कि देखो किसी अहीर को बनाना है, तो मंडल क्या है? मैंने कहा कि वो भी अहीर की ही एक शाखा है, ब्रांच है। तो फिर समस्तीपुर में जब बाई इलेक्शन हुआ, ठाकुर जी जब रिजाइन कर दिए थे पार्लियामेंट से, असेंबली में आ गए थे, अजीत मेहता लड़ रहे थे, तो सब यादव लोग शाम में चौधरी साहब जो इरिगेशन के आईबी में रुके हुए थे, वहाँ ये चर्चा चली। तो सबने कहा कि चौधरी साहब किसी यादव को बनाना था, तो सो नहीं बनाए। तो उन्होंने कहा बनाए ना तुम्हारे यादव को, और मंडल। तो सबने कहा कि वो मंडल, वो तो मंडल है। तो उन्होंने मेरी ओर इशारा किया, तो पूछो इस हुकुम बहादुर से, इसी के कहने तक मैं बनाया था। फिर मैंने कहा कि बात उनको वहां पर राजनीतिक बताई। तो उन्होंने कहा कि अब तुम लोग सुन रहे हो इसकी बात। सभी यादव नाराज हो गए मुझसे कि ये खुद नहीं बने तो किसी को और बनवा देते, लेकिन ये अति पिछड़ा को बनवा दिए। लेकिन खैर धनिकलाल मंडल जी, कर्पूरी ठाकुर जी इस बात को हमेशा याद रखे। इन्होंने अपना याद रखे, उन्होंने जी। याद रखा उन्होंने कि ये लोहिया की नीति के मुताबिक थे, और वो बराबर उनका स्नेह और सम्मान मिलते रहा। तो ऐसे अवसर आते हैं। तो बीच में जैसे फिर मंत्री बनने का अवसर कब मिला, जब ये सरकार टूटने लगी? चलते चलते जब चले आए, तो फिर जब टूट फूट होने के बाद सब खत्म होकर के, फिर जब पहले तो फिर मोरारजी देसाई का नंबर आया था ना। मोरारजी देसाई हटे, फिर चौधरी साहब कांग्रेस के सपोर्ट से बने, फिर बाई इलेक्शन हो गया पार्लियामेंट का, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, तो इंदिरा गांधी फिर आ गए। फिर उसके बाद आगे चलते टूट फूट होते, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी और उसमें चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में मैं विद्रोही बना, तब जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तब उनकी सरकार में मैं 2 विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, पहली बार फॉर फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, पहली बार चंद्रशेखर जी की सरकार में। और चंद्रशेखर जी मुझे बहुत ही सम्मानजनक तरह से दिखते थे और बहुत ही स्नेह भी करते थे। जी। स्नेह भी। तो उसके बाद फिर
बीपी सिंह की सरकार। तब आप उसके सांसद किस दल के थे? जनता दल का। जनता दल का। जनता दल कर्पूरी ठाकुर वाला। जनता दल ही बन गया था सब मिला। हाँ, सब मिला करके जो। हाँ, भाजपा अलग हो गई थी 82 में। भाजपा अलग थी, लेकिन बाकी इधर सब जनता दल वाले थे। अब बीपी सिंह की सरकार बनी तो भाजपा और कम्युनिस्ट दोनों बाहर से समर्थन कर रहे थे एक साथ। तो चंद्रशेखर जी ने विद्रोह किया था, तो फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी, फिर वो टूटी। फिर उसके बाद जब हट गए तो गैप हो गया। तो फिर बीच में जब ये हम जिस समाजवादी धारा के साथ चले थे वो कई खंड खंड हो गए, कुछ इधर कुछ इधर, कोई अपनी अपनी दुकान खोल लिए, सब अपने जिसको कहते हैं आप होलसेलर दुकान तोड़ करके सब अपना अपना रिटेलर बना लिया, सब अब टुकड़ों टुकड़ों में हो गया जनता दल। बोर्ड लगा लिया वही। और जब उसको हम अपन उस समय पब्लिक मीटिंग में कहते थे कि इनकी यही गति हुई कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरे कोई वहां गिरे। तो फिर तब उस समय मैं 2 साल तक किस सबसे अलग होकर के मैं राजनीति के गहन चिंतन में, आत्मचिंतन में अपने दरभंगा मकान था वहां बैठते थे। और मैं आत्मचिंतन में सोचता था कि अब इस गहन अंधकार में जाए कहाँ। कांग्रेस में जा नहीं सकते, मर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में जा नहीं सकते। और ये जितने दल हैं सो एक एक व्यक्ति के पीछे दल बन गया। लालू का दल अलग है, तो देवीलाल का अलग है, तो उसका मुलायम का अलग है, सब अलग अलग बन रहा है। तो अब हम एक बात जरूर पूरी करना, जब लालू यादव का राजनीति में पदार्पण हुआ, लालू यादव को भी शायद चौधरी देवीलाल ही लेकर आए थे ना? नहीं, लालू तो जेपी आंदोलन में आया था। जेपी आंदोलन में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का वो अध्यक्ष था। और सुशील मोदी जनसंघ के वो सेक्रेटरी जनरल थे। और जेपी आंदोलन छात्र संघ चलाया। तो छात्र आंदोलन में चूंकि वो पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, इसलिए बिहार प्रदेश छात्र आंदोलन का वो अध्यक्ष बन गया लालू। तो इसके कारण लाइमलाइट में आ गया। जब और बाद में जब जनता दल की सरकार बनी और उसके बाद 90 में जो बिहार का विधानसभा का चुनाव हुआ, तो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे देवीलाल भी थे और ये बाकी सब थे। और बाकी सब थे। बीपी सिंह चाहते थे ये रामसुंदर दास को। अच्छा। अब बाकी सब तो चौधरी देवीलाल और बाकी सब चाहते थे लालू प्रसाद यादव को। तो बात में हुआ चंद्रशेखर जी। तो हुआ कि अब चंद्रशेखर जी भी लालू को चाहते थे, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं कर सकते थे। तो चंद्रशेखर जी के तरफ से रघुनाथ झा थे, वो कैंडिडेट हो गए और वो 16 वोट काट लिए। अच्छा। अगर रघुनाथ झा का 12 की 14 जो वोट था, 14 वोट अगर नहीं वो रहते तो रामसुंदर दास को मिलता। तो वो 14 वोट रामसुंदर दास में जुड़ता तो वो जीत जाते, लालू हार जाते। तो रघुनाथ झा को खड़ा करके चंद्रशेखर जी ने लालू की इनडायरेक्ट मदद कर दी। अच्छा, इस तरह। हाँ। तो मतलब चंद्रशेखर का हाथ रहा लालू बनवाने में। इनडायरेक्ट छुपा हुआ हाथ। हाँ, असली मास्टर माइंड उन्हीं का है। अगर वो नहीं बीच में। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएगी लालू को चुनने में। लेकिन लालू के जो चुनाव थे जिसमें था जनता पार्टी के विधान से, वही विधान बना गया जो जनता पार्टी का था। तो उसमें था कि 50+1 जिसको वोट आएगा वही नेता बनेगा, जिस फार्मूला पर कर्पूरी ठाकुर 77 में चुने गए थे सत्येंद्र नारायण सिंह के मुकाबले। लेकिन लालू को 50+1 नहीं था, जितना 3 कैंडिडेट में बहुमत था। तो इस बात को मैंने उठाया कि नहीं, लालू को विधान के मुताबिक 50+1 नहीं है, इसीलिए फिर जनता दल के विधायक दल की बैठक बुला करके फिर चुनाव होना चाहिए। अच्छा। हमें लड़ गया। तो आपकी बात नहीं मानी गई फिर? काहे को मानी जाती, कौन मानता। चलिए, तो कुल कितनी बार आपका विधानसभा हुआ और कितनी बार लोकसभा हुआ? 3 बार विधानसभा। 3 बार विधानसभा चुनाव जीते। हाँ। 1 बार हारे। हाँ। या 2 बार हारे? नहीं, 1 बार हारे। 1 बार हारे। और लोकसभा चुनाव कितनी बार लड़ा? लोकसभा चुनाव जीते 5 बार। 5 बार जीते हैं। हाँ। और
3 बार हारे। 3 बार हारे हैं। हाँ। और चंद्रशेखर की सरकार में पहली बार मिनिस्ट्री, कैबिनेट मंत्री बने, खाद्य प्रसंस्करण और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। और उसके बाद तब जो आत्ममंथन आया अंधकार का जी, तब अंत में आते आते मेरे अंदर से एक प्रकाश आया कि अरे कहाँ भटकोगे, कोई लंबी राह के, तुम तो लंबी राह के राह ही रहे हो, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। तब जो कोई सीधे कांग्रेस हटाने के लिए जो दल लड़ रहा हो मुकाबले में, उसी के साथ चलो जो ताकत मिल जाए हटाने में। तो मेरे अंदर से आके नहीं, इस समय भाजपा ही है जो इस काम को कर रही है। कौन से सन की बात है? 93। तो 93 में फिर आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया। अगेंस्ट लालू मुख्यमंत्री बन गए 90 में। तो जिस समय लालू की प्रचंड अग्नि थी, लालू के प्रताप का, उस समय में लालू का विरोध करके मैं भाजपा में चला गया। इसलिए ये 2 कारण आपने पहले जो मैं बताया, एक वो मेरा संघ का संस्कार था, राम मंदिर का आंदोलन था, और डॉक्टर लोहिया सार्वजनिक मंच से हमेशा कहा करते थे कि अयोध्या, काशी, मथुरा ये तीनों भारत माता के चेहरे पर ऐसा घाव है कि समय रहते इसको आपस में मिलकर इलाज नहीं किया गया तो जिस दिन ये घाव फटेगा उस दिन भारत माता का संपूर्ण शरीर सिहर उठेगा, इसलिए इसका समाधान ढूंढो। तो लोहिया जी राम मंदिर के बारे में बहुत साफ बोलते थे। उन्होंने किताब लिखी है, उसमें लिखा है कि मैं तो गया था अयोध्या, तो वहाँ एक जगह उठान देखा तो मैंने कहा इसकी खुदाई होनी चाहिए जहाँ पुरातत्व के अनुसार कुछ मिल सकता है, जो बाद में खुदाई हुई थी। उसी तरह उन्होंने कहा कि मथुरा के आगे की जगह का नाम दिया कि वहाँ भी खुदाई की जाए तो उसके अंदर से भी बहुत ऐतिहासिक। तो वहाँ तो पहले विवादित ढांचा बना हुआ था। हाँ, तो मैं चलिए वो प्रसंग अलग है, लेकिन ये क्या आपने 1993 में, तब आप सांसद विधायक कुछ थे? नहीं थे उस समय, कुछ नहीं थे। तो तब आपने भाजपा ज्वाइन किया और 96 में भाजपा के तरफ से पहला चुनाव लड़ा मधुबनी में। दूसरे नंबर पर रह के हार गया। फिर 98 में चुनाव हो गया, फिर दूसरे नंबर पर रह के हार गया। 99 में चुनाव हुआ तो मैं प्रथम स्थान पाके जीत गया। और तब अटल जी की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जबकि मैं 2 विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका था। लेकिन फिर भी आप इतना सब कुछ सीनियर था। लेकिन मैं सवेरे पूजा करता था तो अपनी पत्नी से मैं कहा था कि जब मैं पूजा पर रहूं तो किसी के फोन मत बताना, केवल 3 फोन मुझे बता देना, अटल जी, अडवाणी जी और कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, इन तीनों में से किसी का आए तो बता देना। तो मैं एक दिन पूजा ही पर था तो कुशाभाऊ ठाकरे जी का फोन है भोर से सवेरे। तो मेरी पत्नी ने कहा कि ठाकरे जी का फोन है। हमने कहा दो, तो लिया, उनको नमस्कार प्रणाम सब किया। तो उन्होंने कहा यादव जी, अब मुझको वो जमाई जी भी कहते थे क्योंकि मेरी पत्नी सुदेश विदिशा में बहुत दिन रही है। उनके कुशाभाऊ के जो साथी थे दातार साहब, उसी के जूनियर में थी एडवोकेट में। इस कारण से तो उन्होंने कहा कि जमाई जी, यादव जी, सो अपन एक विचार आपसे करने के लिए फोन किया। हमने कहा कि विचार नहीं, क्या आदेश है श्रीमान? तो आप तो बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में सबकी राय है कि आपको रखना जरूरी है, लेकिन कैबिनेट वाला में कोई स्थान नहीं बन पा रहा है, तो आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाना चाहते हैं। तो सबने कहा कि नहीं, उनसे पूछ लीजिए, इतने सीनियर हैं, बिना पूछे नहीं बनाइए, नहीं तो कहीं मन में तकलीफ मान लें। तो सो पूछ लीजिए, अगर उनकी सहमति हो तो बनने का, तो उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाए, इसीलिए आपको फोन किया है। तो मैंने उनको फोन पर ही कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पूजा के समय श्रीमान आपका फोन आया। मैं कहीं भी रहा, लेकिन संघ का संस्कार है तो स्वयं सेवक को आदेश दिया जाता है। तो आपका आदेश है, तो आदेश में पद का कोई प्रश्न नहीं है। चाहे स्वयं सेवक को कुर्सी पर बैठा दीजिए, चाहे गेट पर पहरेदारी पर लगा दीजिए, उसके लिए सब काम बराबर है।
तो आपका जो आदेश है वो सिर माथे। वो मुझे स्वीकार है। तो मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया और उसके 4 विभाग में उतने दिन में मैं 4 विभाग का चक्कर लगाया 99 में। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूँगा कि मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जरूर था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की इतनी महानता थी कि उन्होंने मुझे हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे देखा। मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हुए विभाग के कामों में कोई बात मुझे पसंद नहीं आवे, मिनिस्टर का फैसला भी, तो मैं सीधे अपना नोट शीट प्रधानमंत्री को लिखता था कि श्रीमान ये में ऐसा ऐसा है, और उसको सीरियसली फिर दिखवाते थे। तो मेरे जो पीएस थे पटनायक, उन्होंने एक दिन कहा कि जो अटल जी के जो दत्तक दामाद थे भट्टाचार्य जी, तो कहा कि उनका फोन आया था एक दिन, तो कह रहे थे अरे तुम्हारे तो जो मिनिस्टर है वो तो नाम के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनका तो ऐसे वो लिखते हैं कि जैसे कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी अपने विभाग के बारे में नोटिंग नहीं लिखता, इतनी जानकारी नहीं रखता हो इतनी गंभीरता के साथ। और प्राइम मिनिस्टर भी बहुत गंभीरता से उनकी बात को नोटिस लेते हैं। तो पटनायक जी ने कहा कि चलिए, तो सब मिनिस्टर ऑफ स्टेट सब अपने अपने लड़ रहा था, ये विभाग नहीं वो विभाग नहीं, काम नहीं, तो एक दिन सबको बुलाए अटल जी और सब अपना अपना रोना रोया। तो मैं बगल में बैठा था, तो सबके बोलने के बाद तो मुझको कभी कभी कहते थे महात्मा, तो उन्होंने कहा आप बोलो महात्मा, आप तो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो। हमने कहा श्रीमान जी क्या बोले, सामने में आपका फोटो लगा हुआ है, कुर्सी पर बैठता हूँ, उस फोटो को कहता हूँ आपका काम कर रहा हूँ, जितना काम है अच्छा है बुरा है कर रहा हूँ, और मैं अपने काम में जो काम है उसमें मस्त रहता हूँ। मुझे कभी कुछ नहीं लगा कि शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये नहीं लगा कभी कि मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ तो कोई कम है। लेकिन फिर कांग्रेस के जो कुछ लोग होते हैं उनके अनुभव की बात मैं कहता हूँ जी। सेंट्रल हॉल में चंद्रजीत यादव जी मिल गए, और यादव में सबसे सीनियर थे, सब लोग इज्जत करते थे। तो मुझको बुलाए, बैठे तो पीठ ठोके कहा भाई साहब आपने बहुत बुद्धिमानी का काम किया। तब ने कहा क्या, तो आप 2 विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इतने सीनियर थे, फिर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया और आपने स्वीकार कर लिया, या आपने बहुत बुद्धिमानी का काम किया, बहुत बुद्धिमानी का। हम कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक को क्या लेना देना है कि आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, आपको कितना फाइल मिलता है नहीं मिलता है, लोग तो यही जानते हैं कि आप मिनिस्टर है भारत सरकार के। तो भारत सरकार के मिनिस्टर है ना, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर का पब्लिक को क्या लेना देना। तो आपने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा निर्णय लिया। और बाकी तो ऐसे जो लोग मिलते थे सब कहते थे आप कहाँ कैबिनेट मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया, इज्जत घटा दिया। तो मैं उसका मूल्यांकन करता था कभी। तो जैसे मैंने मूल्यांकन किया कि भाई जो कांग्रेस के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, लंबे समय तक सत्ता में जो लोग रहे, उनकी दृष्टि, और जो टुटपुजिया लोग आए थे दुकान छान के राजनीति में कुर्सी पद मंत्री पाए, उनकी दृष्टि, दोनों में आकाश पाताल का फर्क था। क्योंकि एक के पास में दीर्घकालीन अनुभव का और दीर्घकालीन अनुभव बोल रहा था, जो दीर्घकालीन प्रभाव था। तो इस सब से फिर काम में भाजपा में मस्ती में भाजपा ने मुझको किसान मोर्चा का ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनाया, 2 बार उसमें भी रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुझको पद मिले न मिले, छोटा मिले बड़ा मिले, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपने चुनाव पूर्व एक घोषणा की थी, बड़ी घोषणा थी आपकी कि 75 पार, जब पार्टी ने कहा कि 75 का, तो आपने स्वयं ही कह दिया था शायद पार्टी के अंदर। ये उससे पहले चर्चा चल पड़ी थी कि 75 साल के उम्र वाले लोग जो है वो चुनाव न लड़ना चाहिए।
और दूसरी बात, डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे कि राजनीति में भी उम्र का प्रतिबंध होना चाहिए। तो बहुत शर्त लगाते थे। हाँ, जिसमें तो वो एक शर्त बड़ा लगाते थे कि जो कोई भी सदन का नेता बने, जो कोई भी सदन का नेता बने, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने, वो चुनाव से जीता हुआ ही को बनाना चाहिए, पिछली दरवाजे वाले से जिता के। उच्च सदन का, राज्यसभा का, ये नहीं होना चाहिए। विधान परिषद का कोई नेता को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, वो कहते थे कि कोई भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो तो 2 बार या 10 साल, दोनों में जो ज्यादा हो उससे अधिक उसको पद पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 5 वर्ष में नहीं कुछ करामात करके दिखाया तो 20 साल में भी कुछ नहीं दिखा पाएगा। तो देखो, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। 17 सितंबर 2025 नरेंद्र मोदी 75 भी पार कर जाएंगे, 75 के हो जाएंगे। 2 पारी पहले ही हो गई, वो तीसरी पारी कर रहे हैं। तो आपके लोहिया का जो दृष्टिकोण था उसकी पालना तो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोहिया अपनी दृष्टि, अपनी बात कहते थे और बहुत कहते थे, जो सामान्यतः राजनीति में पालन करने में बहुत दृढ़ता माने। आप एक बात फिर आप कह देता हूँ। अभी दिल्ली के चुनाव के बाद दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय के प्रांगण में सभा हुई थी ना, विजय की सभा। जी। उसमें अंत में जो नरेंद्र मोदी बोले हैं, अंतिम समापन, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का आह्वान किया है और प्रयास किया हूँ, जो आवे तो पद के लिए नहीं, कोई बनने के लिए नहीं, बल्कि वो राजनीति में समर्पित भाव से सेवा के लिए आ जाए। क्यों आवे राजनीति में? तो तब उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के रूपांतरण के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, ठीक है। मोदी जी ने कहा राजनीतिक दल के स्वरूप के रूपांतरण, संगठन का रूपांतरण और राजनीति का रूपांतरण। रूपांतरण माने प्रशासनिक रूपांतरण, आर्थिक रूपांतरण, सामाजिक रूपांतरण, सांस्कृतिक रूपांतरण, राजनीतिक दल के संगठन के स्वरूप का रूपांतरण और राजनीति की सबका रूपांतरण। तो जो नरेंद्र मोदी जिस रूपांतरण की बात करते हैं महेश जी, उसमें चाहिए बहुत बड़ा जन समर्थन। जो फिर डॉक्टर लोहिया ने 60 में कहा था, एक क्रांतिकारिता की बात करते करते उन्होंने कहा था, कोई भी नेता और कोई भी दल या नेता इसको तभी कर सकेगा जब उसको देश के जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त होगा, उसी के बल पर वो कर सकता है। मतलब कि जनता के अपार समर्थन से कर सकता है। मतलब कि अभी देश के अंदर जो प्रशासनिक तंत्र है या राजनीतिक संगठन का तंत्र है, उस तंत्र में जितने लोग लगे हुए हैं, उन लोगों की मानसिकता ऐसी नहीं बन पाई है जो इतने बड़े रूपांतरण को स्वीकार कर सके या चाहे उतने बड़े रूपांतरण के लिए तैयार हो। तो उस रूपांतरण में भाजपा के संगठन का भी रूपांतरण होना पड़ेगा और प्रशासनिक तंत्र का भी रूपांतरण होना पड़ेगा और राजनीति की दिशा और दृष्टि का भी रूपांतरण होना पड़ेगा। ये जिसको कहिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है। फिर आप कभी कहेंगे तो 2 भौलों में डॉक्टर लोहिया का है क्रांति के लिए संगठन, और उसको जब मैं पढ़ता हूँ, नरेंद्र मोदी का पढ़ता हूँ, तो केवल मुझे इतना ही फर्क लगता है कि बात एक ही है, लेकिन काम करने की दृष्टि और काम करने की दिशा समय के अनुसार अलग है। नरेंद्र मोदी वही करना चाहते हैं तो कभी क्रांति के लिए संगठन 2 भाग में डॉक्टर लोहिया ने जिसको कहा था, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने भी यही बात कही थी। ये तो चलिए, आपकी जो पुस्तक है चिंतन प्रवाह, समसामयिक लेखों एवं पत्रों का, हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने पुस्तकें भी कुछ लिखी हैं? लिखी नहीं है। मैं जब बोलता था तो मधुली में एक बार पटना में कहे कि तुम इतना अच्छा बोलते हो तो लिखते क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा कि लिखा नहीं होता है। तो कहा क्यों? तुमने कहा लिखने लगते हैं ना तो बोलने के हिसाब से उतना लिख ही नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा धीरे धीरे अभ्यास करो। तो मैं कुछ लिखने लगा
तो 85 में जब चंद्रशेखर जी के पार्टी का मैं अध्यक्ष बना, प्रदेश अध्यक्ष, तो बिहार प्रदेश बिहार प्रदेश, तो कुछ लिखने लगा। उस समय ये नव भारत टाइम्स के एक रिपोर्टर थे पटना में, भूमिहार थे, अच्छे नौजवान, संपादक के नाम पत्र लिखना शुरू कर दिए? तो नहीं, मैं लेख लिखना शुरू किया। अच्छा, लेख लिखना शुरू कर जब मैं दिए। पहला लेख लिखा मैं, पक्ष में विपक्ष और विपक्ष में पक्ष, आज भी उसमें है, आप पढ़ेंगे तो इतने दिनों के बाद लगेगा कि कितनी उसकी प्रासंगिकता है। तब मैं लिखा था पक्ष में विपक्ष और विपक्ष में पक्ष। आज भी आप आंख खोल के गंभीरता से देखिएगा तो मिल जाएगा वो। तो उसी तरह मैं लिखने लगा और वो उसमें प्रकाशित करने लगे। तो फिर आर्यावर्त में आने लगा और अखबार सब में मैं लिखता था, भेजता था। तो अखबारों में मेरा वो पत्र सब निकलता था और निकलते गया तो उसको मैं कटिंग करके रखते गया, तो रखा, उनको पुस्तक का रूप दे दिया, उसको एक पुस्तक का रूप दे दिया। तो अभी हमको एक ये बात और जानेंगे कि उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार वो कौन से सन में मिला, और जो आपको पद्म भूषण मिला वो कौन से सन में मिला? एक ही साथ है। एक ही साथ। अब वो उत्कृष्ट सांसद का मिला था मुझको 1914 के लिए, जी साल के लिए, नहीं 2014 के लिए। हाँ, 2014 के लिए। हाँ, 2014 के साथ 5 आदमी को मिला था, उसमें मुझे मिला था 2014 के लिए। ठीक है। और उसके बाद से जो हम लोगों को जो मिला था 5 आदमी को, उसके बाद से उत्कृष्ट सांसद का जो ये पुरस्कार सम्मान है, पुरस्कार नहीं सम्मान, हाँ, वो बंद है, वो दिया ही नहीं गया जब बाद में। उसके बाद कुछ नहीं हुआ वो कार्यक्रम अब नहीं हुआ, तो बंद कर दिया गया कि विलंब से होगा ये ईश्वर जाने, लेकिन वो बंद हो गया। और पद्म भूषण उसी साल मिला था, चाहे चुनाव से पहले, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है 19 में, उससे पहले। एक अंतिम सवाल हम करते हैं आज का। नरेंद्र मोदी को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपके मन में बहुत सारे विचार रहे हैं किसानों के प्रति, जवानों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। एक बड़ा जो कष्टदायी जो सवाल मैं कई बार आपसे करता भी रहा हूँ, जातीय संकीर्णता की दीवार इतनी गहरी हो चुकी है कि 85% ओबीसी पिछड़ा, आज भी किसी को दलित बोलते हैं, ये दलित है, ओबीसी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। क्या तमाशा बना हुआ है पूरे देश में। मनुष्य कब पैदा होगा इस देश में? देखिए, कोई सुझाव आप दीजिए ना नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को क्यों देंगे, आप देश को दीजिए ना। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान है संसद, और संसद में है सभी राजनीतिक दल। तो हिंदुस्तान के अंदर ये जातिवाद, जातीयता और जाति प्रथा, ये तीनों अलग चीज है। असली चीज है जाति प्रथा, पेड़ है, और उसके फूल और फल है जातीयता और जातिवाद। तो जातीयता, जातिवाद के मिटाने के लिए बड़े बड़े विद्वान सब लेख लिखते हैं, लेकिन जाति प्रथा मिटाने के लिए किसी कलम नहीं चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जाति बनी रहे। जाति माने कि जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेद जो है वो बना भी रहे, वो चाहते हैं। लेकिन कहीं उनके मन में ग्रंथि है और वही कलम चलाने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते थे जब तक जाति प्रथा नहीं मिटेगी तब तक ये जाति के भेद भी नहीं मिटेंगे। इसलिए जाति प्रथा मिटाओ। और जाति प्रथा मिटेगी कब? तो दो है, एक रोटी में, लेकिन रोटी में जाति मिट चुकी है हिंदुस्तान में। अपने अपने घर में कहीं टोला मोहल्ला में हो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर रोटी के मामले में भेदभाव नहीं है, छुआछूत मिट चुका, एक साथ खाते नहीं कर सकता है। क्यों? जब तक इतने संत महात्मा प्रवचन करते रहे नहीं मिटा। लेकिन जिस दिन संसद ने छुआछूत निवारण अधिनियम बना दिया, कहा कि संविधान सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि, वो लोगों ने मान लिया डर से, भय से। तो उसी तरह जाति प्रथा के निवारण के लिए उसी तरह से संसद से एक कानून सर्वसम्मति से सभी दल और आम लोग सबकी राय सहमति देश के अंदर से युवा वर्ग से ये बने
कि जाति प्रथा को ये जो कॉलम आते हैं कि जाति और धर्म का जो कोई आवेदन भरते हैं, कोई फार्म भरते हैं, ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इससे क्या हो जाएगा जी महेश वैद्य जी, आप वैद्य हटा लीजिए, मैं यादव हटा लूं, लेकिन तभी हमारी जाति नहीं पीछा छोड़ेगी। क्योंकि आप कहीं बड़े पद पर यही मंत्री बनिएगा तो हर चौराहा पर पहले पूछेगा महेश कौन जात का है, लोग खोजेंगे, खोज के निकालेंगे। ये सब है निर्गुण बात। सगुण बात है कि जाति का आधार बेटी है। कौन कहाँ बेटी देता है, कहाँ से बेटी लेता है, अपवाद में कुछ जाति तोड़ के विवाह करते हो अलग बात है। तो इसको कैसे तोड़ा जाए, तो इसके लिए डॉक्टर लोहिया सीधे कहते थे 3 ग्रुप बनाओ, एक सवर्ण, एक पिछड़ा, एक दलित। एक में का बेटी हो, दूसरे में से बेटा हो, उसको अंतरजातीय विवाह मानो। और एक ही सीधे आज संसद कानून बना दे कि सरकारी नौकरी के लिए अंतरजातीय विवाह अनिवार्य होगा। 25 साल के अंदर हिंदुस्तान से जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। अंतरजातीय में भी उच्च वर्ग से कर लेगा। ये ओबीसी का जो वर्ग है ये स्वर्ण की तरफ भागना चाहता है, जो अनुसूचित जाति उस तरफ कोई जाना नहीं चाहता। मैंने कहा ना कि डॉक्टर लोहिया ने कहा 3 वर्ग बनाओ, उच्च सवर्ण, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति। इस 3 में से एक में का बेटा हो तो दूसरे में से बेटी हो, दूसरे में से बेटी हो। नहीं, आपसे मैंने पहले भी एक बार सवाल किया था, जब तक जिसको हम स्वर्ण समाज कहते हैं, मैं किसी समाज का वो नहीं कर रहा, जब तक जिसको हम स्वर्ण समाज कह रहे हैं, स्वर्ण समाज की बेटियां अनुसूचित जाति के बेटों के यहाँ नहीं जाने लगेगी, तब तक कैसे बदलाव आएगा? फिर ये आप उदारता की बात फिर कहते हैं ना। जी जी। अगर जैसे कानून बना देता है कि भाई इस पद के लिए एमए होना जरूरी है, तो एमए होता है ना योग्यता, तो जिस तरह एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसी पद के लिए जरूरी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो जिस तरह नौकरी में वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी है, उसी तरह हिंदुस्तान में कि वह आदमी जाति से, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठा हुआ है, इसकी पहचान कहाँ है? तो इसलिए पहचान है, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज करो। ऐसे करने से धीरे धीरे हिंदुस्तान में एक ऐसा समाज बनेगा जो समाज जाति विहीन समाज बनेगा, सर्व स्वीकार्य। आप 50 वर्ष में 60 वर्ष 100 वर्ष लगे, लेकिन 25-50-100 वर्ष में हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं रहेगी, एक ही जाति रहेगी, वो हिंदुस्तानी होगी, भारतीय होगी। एक वो कल्पना देखिए। दूसरा, अगर हिंदुत्व के जो कहते हैं कि हिंदुत्व का स्वरूप एक होना चाहिए, विराट स्वरूप, तो मोहन भागवत बोल रहे हैं, सामाजिक समरसता की बातें करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए तो अगर इसका दीर्घकालीन परिणाम निकल के देखिए तो वो संघ का परिणाम निकलेगा कि जिस दिन सभी जातियां मिट जाएगी और एक बन जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान में एक जाति बनेगी, वो भारतीय। और जिस दिन भारतीय जाति, लेकिन उसमें मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए आप जगह देखते हैं? सब वो कहा ना मैंने, सवर्ण, पिछड़ा और दलित, इस 3 में सब बटा। ये तो हो गया, हिंदुत्व का तो आपका मान लिया, ये सब बटा है इसमें। मुसलमान में भी ओबीसी है, अपर कास्ट है, उनका सबका भेद मिट जाएगा, जो मिटेगा। आपने हुक्मदेव नारायण यादव को सुना, इनके सारे विचार सुने, आपने देखा होगा कि कोई भी शिखर पर पहुंचता है तो उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि राजनीति में भी शिखर पर जाने वाले कुछ लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। कई बार अवसर ऐसा हो जाता है कि अचानक राजनीति में उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हुक्मदेव नारायण यादव ऐसी शख्सियत है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से लॉ कॉलेज तक पहुंचकर राजनीति में सक्रिय होते हैं और भारत सरकार में, संसद में अपने भाषणों से लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों पर छाप छोड़ते हैं। इन्हें आज भी सुना जाता है, इन्हें आज भी पढ़ा जाता है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब। धन्यवाद।